Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चल रहे हैं अभी 2018 का पेपर नंबर 1 और उसमें सेक्शन बी का 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम चल रहे हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें हम 6 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारे 6 मार्क्स के सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मार्क्स के सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस। इस टाइप से हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। इस टाइप से हम 2018 का पेपर 1 पूरा फिनिश कर लेंगे और उसके बाद फिर सेकंड पेपर देखेंगे हम 2018 का, फिर थर्ड पेपर देखेंगे और उसके बाद फोर्थ पेपर एथिक्स वाला देखेंगे। इस टाइप से हम 2018 और फिर 17, 16 और 15 और 14, ठीक है, ये 5 साल के पेपर्स हम सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 मार्क्स का, उस पर बात करते हैं। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 15, 14 इधर उधर हो गया तो आप उसको माइंड मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन रह गया था, इसलिए हम इसको सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि पहले तो मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन होता है और जो मृदा अपरदन से जो क्षेत्र प्रभावित है उस क्षेत्र का आपको थोड़ा सा उसका विवरण देना है और उसके बाद वो पूछ रहा है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। 2 चीज़ें ही आपसे पूछ रहा है। यदि आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पाते हैं तो आप इसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मृदा अपरदन क्या होता है या फिर मिट्टी अपरदन। मृदा अपरदन, मिट्टी अपरदन एक ही बात होती है ना, तो कंफ्यूज होने की कोई बात इसमें है नहीं। देखिए, मृदा अपरदन होता क्या है, नॉर्मली मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, मृदा क्षरण भी इसको बोलते हैं ना। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, हट जाना, है ना। मिट्टी का जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी परत होती है उसकी, है ना, उसका हट जाना एक तरह से मृदा अपरदन कहलाता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद देखो, मृदा अपरदन की समस्या कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है, हम सबको पता है, और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मृदा अपरदन एक समस्या बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा इससे हो रही है। ओके, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से समस्याग्रस्त क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में चंबल नदी के आसपास और चंबल नदी के किनारों पर जो है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, खासकर भिंड मुरैना क्षेत्र में, है ना, चंबल नदी द्वारा अवनाल का अपरदन देखने को हमें मिलता है। और वर्तमान में ऐसी समस्या हमें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में भी देखने को मिल रही है ना। तो इस टाइप की ये काफ़ी गंभीर समस्या है। एक्चुअल में है क्या, देखो, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो एक तरह से उसने खड्डों का निर्माण कर लिया है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे नदी का पानी बहता है, आसपास का जो एरिया है, आसपास की जो मिट्टी है उसमें काफ़ी बड़े बड़े उसमें टीलों का निर्माण हो गया है, यानी कि मिट्टी के कटाव से कुछ छोटे छोटे टीले टाइप के बन गए हैं। आप जब देखोगे तो इसलिए आप इसको समझ पाओगे कि अवनाल का अपरदन होता क्या है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा नॉर्मली मृदा अपरदन क्या होता है और हमने मध्य प्रदेश में भी मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है, अब अवनाल का अपरदन के रूप में हमें देखने को मिलता है, ये भी हमने समझा। और अब देखते हैं, देखो, सामान्य तौर पर मृदा अपरदन मुख्य 2 कारणों की वजह से होती है और जिसमें पहला कारण माना जाता है जल के द्वारा मृदा अपरदन, ठीक है, और दूसरा कारण है पवन के द्वारा मृदा अपरदन। कैसे, देखो, जल के द्वारा मृदा अपरदन यानी कि पानी बहता है और पानी का जो बहाव जो होता है, वो पानी का बहाव जितना ज़्यादा तेज होता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व जो होते हैं उस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो वो मिट्टी जो होती है, जो पोषक तत्व वाली मिट्टी होती है, वो पानी के बहाव की वजह से वो वहाँ से बह कर निकल जाती है, जिसको हम नॉर्मली पानी के द्वारा मृदा अपरदन कहते हैं। हवा के द्वारा भी होता है, यानी कि पवन के द्वारा। देखो, कभी कभार कुछ रीजन्स में तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे राजस्थान वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर पंजाब हरियाणा का भी रीजन आपको मिलेगा, दिल्ली तक, है ना, वहाँ तक। तो ये सारा का सारा जो रीजन मिलेगा तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा तेज़ हवाएं चलती हैं। तेज़ हवाओं की वजह से भी जो मिट्टी की पोषक तत्व वाली ऊपरी परत जो होती है ना, वो भी कटती जाती है, धीरे धीरे वो वहाँ से
उड़ती जाती है। तो इस प्रकार से भी एक हवा के द्वारा मृदा अपरदन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से गाइस हमने दो प्रकार से मृदा अपरदन को जाना। तो ये तो है इंट्रोडक्शन के बारे में, मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट के बारे में और सेकंड फेज के बारे में। सेकंड फेज में वो आपको ये पूछ रहा है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। मैं इसमें आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बताऊंगा, यानी कि और एक्स्ट्रा हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा आता ही रहता है और हमेशा आता रहेगा एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आप इसको और ठीक से कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं मृदा अपरदन के कारण। देखिए मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं, क्यों होती है मृदा अपरदन। देखिए निर्वनीकरण एक रीजन है इसका, ठीक है। निर्वनीकरण एक रीजन है। निर्वनीकरण होता क्या है, देखो निर्वनीकरण है ना। निर्वनीकरण का मतलब सीधा सीधा है वन पानी के बहाव की तीव्रता तथा वायु की गति को कम करता है, ठीक है। मतलब क्या है, जो वन जो होते हैं, वन क्या करते हैं, पानी के बहाव की तीव्रता को और वायु की गति को कम करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने अपने घर के आसपास चारों तरफ पेड़ लगा दिए हैं, ठीक है, वृक्षारोपण कर रखा है हमने। तो आप यकीन मानिए जब भी कभी आंधी तूफान आएगा, ठीक है, तो जो हवा का जो प्रकोप होगा, जो हवा का जो फ्लो होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा आपके घर के अंदर, क्योंकि क्या है, वृक्षों ने हवा को कवर कर लिया, वो उसको रोके रखती है। तो इस प्रकार से वो घरों की सुरक्षा करता है। तो सीधी सी बात है, वो मिट्टी का भी, जो वृक्ष जो होते हैं वो मिट्टी का भी बचाव करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, मृदा अपरदन का एक जो कारण होता है वो क्या होता है, निर्वनीकरण होता है। निर्वनीकरण का मतलब होता है वृक्ष नहीं लगाना। यदि हम वृक्ष नहीं लगाते हैं तो एक मृदा अपरदन का एक सीधा सीधा कारण होता है। तो इससे सीधा सीधा सिंपल रीजन ये निकल के सामने आता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और क्या है, अनियंत्रित पशुचारण। देखिए अनियंत्रित पशुचारण क्या होता है, देखो कभी कभार जो चरवाहे होते हैं, जो पशु चराने वाले जो लोग होते हैं, जिनको चरवाहे सामान्य तौर पर हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को ऐसी जगह पर भी, ऐसे जगह पर छोड़ देते हैं, ऐसे मैदानों में वो छोड़ देते हैं जहाँ पर पशु क्या करते हैं, जो छोटी छोटी घास होती है, ठीक है, उस घास को जड़ से उखाड़ लेते हैं, ठीक है। जड़ से उखाड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो घास की जो जड़ें होती हैं वो भी निकल के बाहर आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होती है, जो मिट्टी जो होती है वहाँ से हटना शुरू हो जाती है। यानी कि घास जब तक रहता है तो घास की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं और वो वहाँ पर उसको बनाए रखती हैं, ठीक है। तो अनियंत्रित पशुचारण जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसका, मृदा अपरदन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कृषि का अवैज्ञानिक ढंग, ठीक है। देखो क्या होता है, किसानों को पता नहीं होता, और आपको पता होगा हमारे भारत में लगभग 82% स्मॉल और मीडियम जो फार्मर्स जो हैं, है ना, मध्यम और छोटे किसान जो हैं वो 82% लगभग अराउंड पाए जाते हैं। तो छोटे किसान जो हैं, देखो ना तो वो एजुकेटेड होते हैं, ना ही उनको आधुनिक तकनीकों के बारे में कुछ पता होता है। इसकी वजह से होता ये है कि वो कई बार काफ़ी ज़्यादा खेतों की जुताई करते हैं, और काफ़ी खेतों की जुताई करने के कारण रिजल्ट ये निकल के सामने आता है कि जो उनके खेतों की जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो एक तरह से पूरी तरह से उसका जो उपजाऊपन जो होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि मृदा अपरदन का एक तीसरा कारण हमें इस टाइप से भी देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या रीजन्स हुए, देखो भूमि की ढाल। कभी कभार होता यह है, जैसे आपने देखा होगा जो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर वो एक तरह से सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। यदि सीढ़ी नुमा खेती नहीं करे तो जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से पानी का जो बहाव होता है तो वो ऊपर की मिट्टी को भी उस जगह से बहाकर ले जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, झूमिंग खेती। देखो झूमिंग खेती क्या होती है, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, है ना। और तो इस टाइप से कई सारे इसके नाम हैं झूमिंग खेती के, ठीक है। दीपा भी बोलते हैं, कहीं कहीं जो द्वीप समूह में आप देखेंगे तो दीपा भी बोलते हैं इसको। तो झूमिंग खेती होती क्या है, झूमिंग खेती में नॉर्मल जो जंगल के लोग होते हैं या फिर जो जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, वो करते क्या है, पेड़ों को काटते हैं, वहाँ की घास फूस वनस्पति को हटा देते हैं, उसको जला देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं उसको, और वहाँ पर वो खेती करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि वहाँ की जो उपजाऊ भूमि होती है उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है और वो 1 या 2 साल के बाद बंजर हो जाती है। तो ये भी एक मृदा अपरदन का कारण होता है।
और क्या होता है, नदी बहाव। देखो हमने देखा है चंबल नदी, ठीक है, नर्मदा नदी में भी हमें देखने को मिलता है। गंगा के आसपास में गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये जो नदियां हैं सारी की सारी भारत में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनके आसपास का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं इससे क्या है, मिट्टी कटती जाती है, तो पानी का जो बहाव होता है वो भी ऊपर की मिट्टी को हटाता रहता है। तो उसकी वजह से भी हमें मृदा अपरदन देखने को मिलता है पानी के द्वारा, यानी कि नदियों के बहाव के कारण। ठीक है, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं। देखो बिहार में कोसी नदी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है उसे। वो क्या करती है, वो ये करती है, जैसे मान लीजिए कोई एक रीजन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी एक सीधे रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से आप उस रास्ते को बदल लें, है ना। तो इसी टाइप से कुछ जो कोसी नदी है वो भी उसका यही सीन रहता है। जैसे इस साल मान लीजिए इस साल में वो किसी रास्ते से वो गुजर रही है और अगली साल वो क्या होगी, वो अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता क्या है, जहाँ से वो रास्ता बदलती है वहाँ की जो मिट्टी होती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है, वो उसको भी बहाकर ले जाती है। तो इससे और ज़्यादा बड़े रूप में हमें मृदा अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमने जाना नॉर्मल जो रीजन्स होते हैं मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके परिणाम। इसके परिणाम क्या होते हैं। देखो मिट्टी कटाव, आपको पता होगा, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। मिट्टी का कटाव होता है तो उसके पोषक तत्वों में कमी आती है, और पोषक तत्वों में जब कमी आती है तो किसान उस पर ठीक से खेती नहीं कर पाते, और खेती नहीं कर पाते हैं तो अनाज की उपलब्धता जो है वो उसका अभाव शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, वनस्पति क्षरण। मान लीजिए किसी जगह पर काफ़ी अच्छी वनस्पति वहाँ पर उगती थी, जो काफ़ी जड़ी बूटियों का काम आता था उन वनस्पतियों के द्वारा, या फिर कुछ और भी। ठीक है, मान लीजिए वहाँ से पानी बहकर निकल गया तो वो वनस्पति का क्षरण हो गया, वहाँ से वो वनस्पति हट ही जाएगी। तो इस प्रकार से भी हमें काफ़ी लॉसेस देखने को मिलते हैं। कृषि क्षेत्र में कमी आती है, हमने डिस्कस कर ही लिया है कृषि क्षेत्र में कैसे कमी आती है। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। देखो पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है, देखो जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो स्थानीय जलवायु होता है जहाँ जिस रीजन में, उस पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये गाइस हमने इसके परिणामों के बारे में डिस्कस किया। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन में वो लास्ट पूछ रहा है आपको मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। देखिए मृदा संरक्षण जो होता है, जैसे जिसको हम सॉइल कंजर्वेशन भी बोलते हैं, इसमें क्या है, देखो मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और जिस पर संपूर्ण प्राणी जगत निर्भर है। ठीक है, ये हमें पता ही है। मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का हम प्रयास करते हैं, और बल्कि हम उसमें सुधार की भी कोशिश करते हैं, सुधार की भी हमें गुंजाइश उसमें रहती है। ठीक है, तो इसके उपाय जो हम कर सकते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं, जो हमने अभी मृदा अपरदन के कारणों के बारे में वर्णन किया वही उपाय होते हैं। जैसे कि देख लो वृक्षारोपण। देखो वन मृदा को रोकने में काफ़ी सहायक होते हैं और इससे वर्षा जल और वायु से होने वाले अपरदन में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है जल संरक्षण। देखो जब जल का संरक्षण किया जाता है तो वनों में वृद्धि होती है और पर्यावरण शुद्धि होती है। ठीक है, और जब ये सब होता है तो मृदा का संरक्षण ऑटोमेटिकली होता ही है। मेड़बंदी, हमने बात की थी, मेड़बंदी ना करने से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। जब हम मेड़बंदी कर देंगे, ठीक है, पट्टीदार खेती जब हम करने लग जाएंगे तो यहाँ पर जल का जो प्रवाह है उसके वेग को वो कम करती है। ठीक है, और अपरदन को सीधा सीधा रोकती है। सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है, इसमें ढाल में कमी लाकर अपरदन को रोका जा सकता है, सिंपल है। और इससे पर्वतीय भूमि को खेती के उपयोग में लाया जा सकता है ना। तो सीढ़ीनुमा खेती से भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और क्या है, रक्षक मेखला भी हो सकती है। देखो इसमें क्या होता है, रक्षक मेखला में होता है खेतों के किनारे पर वृक्ष लगाकर या फिर झाड़ी लगाकर पवनों द्वारा होने वाले अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे मैंने अभी एक घर का एग्जांपल दिया था ना, जैसे हमारे घर के चारों तरफ पेड़ हैं, वृक्ष हैं, तो उससे क्या होगा, उससे कभी जैसे आंधी या तूफान की सिचुएशन रहेगी तो आंधी तूफान की सिचुएशन हमारे घर के अंदर आने की काफ़ी कम चांसेस उसके रहेंगे, क्योंकि आसपास जो वृक्ष हैं वो क्या है, आंधी तूफान को कम कर देंगे। ठीक है, तो जो हवा से जो एक तरह से पवन से जो मृदा अपरदन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने गाइस बॉडी पार्ट के बारे में भी जाना। बॉडी पार्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया। इससे आपका आई होप सारे के सारे मृदा अपरदन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। देखो कंक्लूजन में आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही चंबल घाटी जो है, एक तरह से वहाँ पर 500 करोड़ की एक प्लानिंग चल रही है, जिससे अविनाल का अपरदन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए
कवायद शुरू हो गई है ना, 500 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन सरकार इतने कदम उठाने से मतलब ये काफ़ी नहीं है ना, कदम हमें और ज़्यादा उठाने की आवश्यकता है। और लोकल स्तर पर भी, जैसे हमने देखा ना, स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्थानीय स्तर पर मान लीजिए चंबल का जो एरिया है जहाँ पर अविनाल का अपहरण हो रहा है, जहाँ वहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनमें हमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जब वो अविनाल का अपहरण के बारे में समझेंगे, उसका ABCD समझेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है, पर्यावरण पर किस प्रकार से ये प्रभाव डाल रहा है, हमारी रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है, मतलब हर तरह से आप चौतरफा जब जानकारी देंगे स्थानीय स्तर पर, है ना, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम बाकी में फिर इस काम को कहीं ना कहीं मृदा अपरदन की जो समस्या है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बैलेंस अप्रोच वाला एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, तो ये हमारा था 6 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन और ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अब हम चलेंगे 15 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन बी के सारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। इस प्रकार से हम फर्स्ट पेपर फिनिश कर लेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और साथ ही साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सोसाइटी से रिलेटेड लोग हैं जो प्रिपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, उन तक ये वीडियोस आप ज़रूर पहुंचाइए। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।